हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित यादव अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रोहित में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ हेलो एल्केन। तो आज हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, हम जनरली रीड कर रहे हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जनरल फॉर्मूला होता है RX, इन विच R इज डिनोटेड बाय एल्किल ग्रुप। ये आपको पता है, आप शुरू से रीड करते हुए आ रहे हो कि R का इसको डिनोट कर रहा है एल्किल ग्रुप को, तो X डिनोट कर रहा है हैलाइड एटम को। तो हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करी जाती है। किसकी प्रेजेंस में? न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। न्यूक्लियोफाइल और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाने पर टू कार्बन एटम से जो भी एडजेसेंट कार्बन एटम है, एडजेसेंट का मतलब पास पास वाले कार्बन एटम, उससे एक कार्बन एटम से हैलाइड एटम और दूसरे कार्बन एटम से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाता है। एलिमिनेशन होने से हमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो एल्कीन या एल्काइल फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे पास एल्किल एल्काइल एग्जांपल CH3 CH2X, इसकी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई जा रही है न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। तो इस कार्बन एटम से X हटेगा और इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन। CH3 कार्बन से हट गया हाइड्रोजन, तो क्या बच गया? CH2। X हट गया तो यहाँ पर क्या बच गया? CH2। और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, इसमें होता क्या है, पहले इसकी जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम बात करें इसकी, ये वाला कार्बन जिससे हैलाइड एटम जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं एल्फा कार्बन। इस एल्फा कार्बन से जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है उसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। एल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है उसको बोलेंगे एल्फा हाइड्रोजन। तो हमने बताया कि एल्फा कार्बन एटम से तो हैलाइड एटम हमने बाहर निकाल दिया। अब बात करेंगे बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से हम निकालेंगे बीटा हाइड्रोजन को। बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे तो H प्लस के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो जो बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन बाहर निकली है, यानी बाहर कौन निकला है? बीटा हाइड्रोजन। इस बीटा हाइड्रोजन के बाहर निकलने के कारण इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर हैलाइड एटम भी तो बाहर निकल रहा है, तो इसको अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि बेटा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो इसकी अभी रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखेंगे तो इसमें SN1 की जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो SN1 में भी क्या बन रहा था? कार्बोकैटायन, यानी हैलाइड एटम अलग हो रहा था अल्फा कार्बन से। E1 में भी क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन, यानी वही हैलाइड एटम अलग हो रहा है अल्फा कार्बन से। तो दोनों में ही अल्फा कार्बन से रिएक्शन अलग हो रही है। अगर मैं इसको अल्फा एलिमिनेशन बोल दूंगा तो वो तो अल्फा एलिमिनेशन तो इसमें भी हो रहा है, अल्फा एलिमिनेशन तो इसमें भी हो रहा है। तो अगर मैं E1 को अल्फा एलिमिनेशन बोल दूंगा तो फिर SN1 को कौन सी रिएक्शन बोलूंगा? यही बात है ना। इसीलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। एक बात तो यह है इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड बात, अगर हम इसको नंबरिंग करें, ये कार्बन नंबर 1 जिससे हैलाइड एटम जुड़ा हुआ है, ये कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 से हैलाइड एटम जा रहा है, कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन एटम निकल रहा है, तो इसको 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आ गया होगा आपको समझ में क्यों इसको 1-2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। किसका? CCl Cl ClH। ये है हमारे पास क्लोरोफॉर्म ClCl3। अब हम इसका हाई टेम्परेचर पर वही न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और एल्कीन बनाएंगे। तो क्या बनेगा? इसमें एल्कीन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम नहीं है। एल्कीन के लिए 2 कार्बन एटम होना जरूरी है, इसलिए एक कार्बन एटम है। लेकिन
एलिमिनेशन तो हो सकता है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो CH बाहर निकला, H बाहर निकला, तो हमें जो फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा, CCl2, यानी एक तो क्लोरीन बाहर निकल गया और एक H, दोनों ही किससे निकल रहे हैं, एल्फा कार्बन परमाणु से। तो ये क्या हो गया, एल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलिए इसको, यहां पर क्या बोलेंगे इसको, एल्फा एलिमिनेशन, क्योंकि दोनों ही किससे निकल रहे हैं, एल्फा कार्बन से, इसलिए इसको क्या बोला, एल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसको बीटा एलिमिनेशन बोला तो क्यों इसको एल्फा एलिमिनेशन बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, एलिमिनेशन रिएक्शंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट टाइप की बात करें हम इवन, मतलब इवन का मतलब वन का मतलब यूनी मोली क्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरे टाइप की बात करेंगे हम E2 मतलब बाई मोली क्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म। अब सबसे पहले हम बात करेंगे E1, फिर उसके बाद लेंगे E2। तो E1 रिएक्शन में जनरली होगा क्या, E1 रिएक्शन में हम देखेंगे इसका सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, फिर हम डील करेंगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखेंगे हम जनरली एग्जांपल लेंगे CH3 CPr, ये है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम बेस से या हाई टेम्परेचर पर। सबसे पहले वही SN1 किए गए, जैसे इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो Br माइनस क्या हो गया, बाहर। आई होप आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने SN1 रिएक्शन में अच्छी तरह समझ लिया कि किस तरह से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, Br माइनस बाहर निकलता है। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया दिए गए लिंक पर, नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर जाइए और प्रीवियस लेक्चर देखिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आए SN1 रिएक्शन में मैंने कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कैसे करवाया था। एक बार फिर से आपको बताता हूं, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका माइनस आई इफेक्ट, इससे ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर निकल जाएगा, कार्बन आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया कार्बन, क्योंकि Br ने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण मेथिल अपने प्लस आई प्रभाव के कारण इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल कार्बोकैटायन। आगे समझ में, ये जो स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है। स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है एल्किल हैलाइड से। स्लो स्टेप में क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सबस्ट्रेट कौन सा है, एल्किल हैलाइड, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। जैसा हमने SN1 रिएक्शन में रीड किया था, वो इस पर भी एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, बेस, या बात कर ले हम न्यूक्लियोफाइल की। बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। बेस का रोल क्या है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा, क्या बन के आएगा, एक एल्कीन, क्या बना, एल्कीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया बेस ने, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, H+ के रूप में बाहर निकल गया। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स से क्या बना दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्कीन, और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल गया। आगे समझ में कि किस तरह से इवन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है SN1 की जैसे ही, लेकिन बेस क्या करता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है,
कार्बन से बॉन्ड बनाता है तो क्या कौन सी रिएक्शन शो कर देगा, SN1। और इसमें बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और कौन सी रिएक्शन शो कर देगा, E1। तो ये था हमारा एग्जांपल किस तरह से E1 रिएक्शन हुई, किस तरह से SN1 होगी। SN1 तो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में और E1 बेस की प्रेजेंस में। अब हमने आपको बताया है कि जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर, जो SN1 में भी बहुत खोल के आपको समझा चुका हूं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास एल्कीन बन रही है वो किस पर डिपेंड करती है, एल्कीन किस पर डिपेंड करती है। तो पहले हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें समझेंगे कि कौन सी एल्कीन ज्यादा मात्रा में बन रही है, कौन सी एल्कीन कम मात्रा में, यानी जो एल्कीन बनेगी उसका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा मात्रा में बनेगी। हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 बॉन्ड C बॉन्ड ER बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH। इसमें मैं क्या किया, इवन रिएक्शन फॉलो करवाया, कार्बोकैटायन बना CH3 CH2 C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 प्लस, कार्बोकैटायन बना, बेस काम में लिया मैंने, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, कौन से हाइड्रोजन को, बीटा हाइड्रोजन को। बीटा हाइड्रोजन कहां पर है, ये तो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच है उसे क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां से H हटेगा तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर, यहां से H हटेगा तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर, तो यहां से H हटेगा तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर। तो कितनी स्ट्रक्चर बन गई, 2। कैसे, CH3 बॉन्ड, यहां से मैंने एक्सट्रैक्ट करवाया हाइड्रोजन को, तो क्या हो गई स्ट्रक्चर, CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। देखना जरा, मैंने यहां से हटाया हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन हटा दिया, पहले 2 थे, कितने बच गए, 1, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो कार्बन ऊपर CH2 CH3 नीचे CH3, ऊपर वाला हटाऊंगा तो सेम स्ट्रक्चर बनेगी, इसलिए स्ट्रक्चर ये वाली रहने देते हैं, एक यानी एक प्रोडक्ट बनेगा ऊपर वाला हटाने पर और ये वाला हाइड्रोजन हटाने पर, स्ट्रक्चर तो क्या बनेगी, एक। अब हम बात करते हैं इस वाले CH3 में से हटाएंगे हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 C CH2 CH3 हमारे पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे नीचे वाला हमने हाइड्रोजन हटाया, बीटा हाइड्रोजन, तो हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, वो यहां पर हुआ। अब इन दोनों में देख के बताइए मेरे को कौन सी एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी। अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल ये कहता है कि वो एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनती है जहां पर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स है उनके पास एल्कीन ग्रुप्स की नंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप सबसे ज्यादा किसमें है। डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स की बात करूं मैं, ये दोनों क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए है। ये भी क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, यानी इस डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। अब देख के बताना एल्कीन ग्रुप सबसे ज्यादा किसमें जुड़े हुए हैं। इसमें एल्कीन ग्रुप कितने हो गए, 1 2 एंड 1 एल्कीन, इसमें 2 एल्कीन ग्रुप, तो सबसे ज्यादा एल्कीन ग्रुप किसमें है, इसमें। तो मेन प्रोडक्ट की बात करें तो सेट-जेफ के रूल के नियमानुसार मेन प्रोडक्ट वो बनेगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन एटम के पास एल्कीन ग्रुप्स का नंबर कितना हो, सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप्स किसमें है, इसमें। तो मेन प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये वाली एल्कीन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सी एल्कीन मेन प्रोडक्ट के रूप में बनेगी। सेट-जेफ के नियमानुसार जो एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिस पर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम से अधिक एल्कीन ग्रुप जुड़े हुए हों। ये बात थी हमारी किसकी, इवन रिएक्शन मैकेनिज्म की, किस तरह से हम मेन प्रोडक्ट के रूप में
आइडेंटिफाई कर लिया प्रोडक्ट। जब हमें कोई सा भी सबस्ट्रेट दे दे या कोई सा भी एल्किल हैलाइड दे दे, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा मेन प्रोडक्ट बनेगा। अब बात करते हैं इवन रिएक्शन के कुछ फैक्टर्स की। कौन कौन से फैक्टर इवन रिएक्शन मैकेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है, हम देखेंगे सोलवेंट इफेक्ट। सोलवेंट इफेक्ट की बात करें तो सोलवेंट इफेक्ट हम देखेंगे पोलर सोलवेंट, यानी इवन जो रिएक्शन है वो नॉन पोलर सोलवेंट की बजाय पोलर सोलवेंट में इजीली होती है। मतलब जो हमें सोलवेंट लेंगे वो है पोलर सोलवेंट या पोलर मीडियम या पोलर मीडियम। पोलर सोलवेंट ले लो या पोलर मीडियम ले लो, बात एक ही है। तो इवन रिएक्शन पोलर मीडियम में इजीली होता है बजाय किसके, नॉन पोलर की। सेकंड हम बात देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की। स्टेरिक हिंड्रेंस की, अगर वो एल्किल हैलाइड ज्यादा ब्रांच है, जो एल्किल हैलाइड ज्यादा ब्रांच है जिस एल्किल हैलाइड में, वो एल्किल हैलाइड इवन रिएक्शन इजीली दिखाएगा। यानी ब्रांच एल्किल हैलाइड, ब्रांच एल्किल हैलाइड या जिस एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वो इवन रिएक्शन शो करेगा बजाय किसके, SN1 की। हम जानते हैं SN1 में भी कार्बोकैटायन बनता है, इवन में भी कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन अगर हम बात करें ब्रांच एल्किल हैलाइड की तो वो इवन रिएक्शन इजीली शो करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड की बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे इफेक्ट करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं वो देखते हैं हम जनरली। तो जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, जिस एल्कीन से ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे पास वाले कार्बन एटम से, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो इवन मैकेनिज्म इजीली फॉलो होगी। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो इवन मैकेनिज्म के चांसेस भी क्या हैं, ज्यादा। हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो इवन भी क्या होगी, बढ़ेगी, या एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी बजाय किसके, SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा था न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड बना रहा था, उसके बजाय क्या बनेगी, एल्कीन ज्यादा मात्रा में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ने से इवन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यानी इवन की यानी एल्कीन बनने की प्रायोरिटी भी क्या है, बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से, यानी हम इवन रिएक्शन में देखेंगे जो फैक्टर्स हैं वो एक तो है नेचर और एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बोल दो या इसको बोल देंगे सबस्ट्रेट, यानी जो सबस्ट्रेट का नेचर है या एल्किल हैलाइड का नेचर है वो इफेक्ट करता है इवन रिएक्शन मैकेनिज्म को। जनरली हम देखते हैं कि 3 डिग्री और 2 डिग्री SN1 भी देते हैं और इवन भी देते हैं। एलिलिक और बेंजाइलिक भी क्या है, SN1 और इवन देते हैं। कौन कौन से, 3 डिग्री या 2 डिग्री, यानी क्या है, एल्किल हैलाइड का नेचर इस पर डिपेंड कर रही है। एलिलिक या बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड या एलिलिक हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड या 2 डिग्री हैलाइड, ये इजीली इवन रिएक्शन शो करते हैं और SN1 रिएक्शन भी शो करते हैं। हम देख लेंगे फिर उसके अंदर सोलवेंट का इफेक्ट देख लेंगे, कौन इवन देगा या SN1 देगा। न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 देगा, इवन नहीं देगा। बेस है तो वो इवन देगा, SN1 नहीं देगा। इवन के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स होना जरूरी है बॉन्ड बनाने, एल्किल बनाने के लिए। अगर 1 कार्बन एटम ही है तो फिर वो कौन सी रिएक्शन देगा, SN रिएक्शन देगा। अब वो SN1 देगा SN2 देगा वो पता नहीं। आगे समझ में आई हो। अगर एक ही कार्बन एटम है तो एक ही कार्बन एटम है जैसे CH3Br, तो ये इवन तो रिएक्शन देगा नहीं क्योंकि कार्बन एटम एक ही है, ये एल्किल फॉर्मेशन तो कर नहीं पाएगा। देगा तो कौन सी, SN1 या SN2, SN1 या SN2, इन दोनों में से देगा। अगर
पोलर एप्रोटिक सोलवेंट ले लेता हूं मैं, तो कौन सी देगा SN2। पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले लेता हूं तो कौन सी दे देगा SN1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे CH3Br ने इवन रिएक्शन नहीं दी। तो इस तरह से हमें पता है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है, यानी 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, एल्किलिक है, बेंजीलिक है। सेकंड हम देखेंगे जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप कौन सा है, हैलाइड एटम। लीविंग ग्रुप एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं हम, तो कौन सा जाएगा, हैलाइड एटम। लीविंग ग्रुप की फ्रीडम पर, किस पर, लीविंग ग्रुप के फ्रीडम पर, ये फ्रीडम पर, मतलब लीविंग ग्रुप के अलग होने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है, कौन सा एटम है हैलाइड एटम की उसमें लीविंग फ्रीडम होने की टेंडेंसी ज्यादा है। मतलब हमारे पास आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। इन चारों एटम्स में से किसकी फ्रीडम होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब एस्केप होने की टेंडेंसी ज्यादा है, कार्बोकैटायन इजीली बन जाए जल्दी से। तो हम देखते हैं साइज पर आयोडीन जल्दी बाहर निकल जाता है, क्लोराइड कम। तो टेंडेंसी की बात करें तो IBr ये वाला ऑर्डर होता है। तो इस पर भी क्या है, डिपेंड करती है लीविंग ग्रुप की फ्रीडम होने की टेंडेंसी पर, इवन रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जल्दी से अलग होगा तो बेस हाइड्रोजन को उतनी जल्दी एक्सट्रैक्ट करेगा तो जल्दी से जल्दी एल्किल बनेगी तो इवन रिएक्शन बोलो। थर्ड हम देखें जो लिविंग ग्रुप्स हैं, लिविंग ग्रुप्स इनकी जो रिएक्शन स्पीड है, रिएक्शन स्पीड वो अलग अलग लिविंग ग्रुप की अलग अलग होती है। मतलब जो लिविंग ग्रुप की रिएक्शन करने की स्पीड होती है वो अलग अलग ग्रुप की अलग अलग होती है। आयोडीन की स्पीड अलग होगी, क्लोरीन की अलग होगी, ब्रोमीन की अलग होगी और फ्लोरीन की अलग होगी। मतलब जो रिएक्शन स्पीड है, क्लोरीन की किस स्पीड से रिएक्शन कर रहा है, आयोडीन किस स्पीड से रिएक्शन कर रहा है, यानी जब किस स्पीड से बाहर निकल रहा है, इस पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब लिविंग ग्रुप की क्रिया करने की दर अलग अलग होती है, अलग अलग लिविंग ग्रुप्स की क्रिया करने की दर भी क्या होती है, अलग अलग। इसको नोट करें तो डिफरेंट लिविंग ग्रुप हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये है हमारा टॉपिक आज का, इवन रिएक्शन मैकेनिज्म। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए और कम से कम इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एंड तक समझ में आए किस तरह से हमने इवन रिएक्शन रीड करी, किस तरह से SN1, किस तरह से SN2। आप नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन।